हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से अमन की पाठशाला में। तो अपने 3.1 प्रश्नावली 10वीं कक्षा की पूरी कर चुके थे और 3.2 का एक सवाल कर लिया था। आगे अपने 3.2 के अगले जो सवाल हैं दूसरा उसकी तरफ बढ़ते हैं। अपने 3.2 के अंदर अपने पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2, जिसमें अपने क्या सीख रहे थे, भाग। ये पूरी प्रश्नावली पूरी भाग पे ही है और किस प्रकार के भाग, बीजीय व्यंजक के भाग। ठीक है, तो अपने अब भाग सीखे थे कल। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई तो कोई बात नहीं, आज भी उसी प्रकार के सवाल हैं दूसरे में भी, तो अपने आगे करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से आपका 3.2 प्रश्नावली का पहला सवाल कर चुके थे, दूसरा सवाल ये कह रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए क्या कहना चाहता है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि प्रथम बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि दूसरा बहुपद प्रथम बहुपद का एक गुणनखंड है। का एक गुणनखंड है। देखिए आप ये सवाल देखिए, इस सवाल में देखो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा ये बता रखा है कि आपको एक चीज़ को दूसरी से भाग करना है और आपको ये बताना है कि वह चीज़ है वो दूसरी चीज़ की गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या है, देखो कोई भी चीज़ है, अगर वो चीज़ से एक चीज़ दूसरी से भाज्य है, यानी कि अगर किसी चीज़ का दूसरी में भाग जा रहा है तो यानी कि वो गुणन उसका गुणज है। जैसे कि मान लो मैं आपको बात करूँ 12 है, जैसे 12 को आप ये भी लिख सकते हो 3 गुणा 2 गुणा 2। तो ये 3 जो है इसका गुणज है कि नहीं, गुणज है ना, गुणज इसी तरह निकालते हैं। तो ये 3 इसका गुणज है। या मैं देखो जैसे कि बात करूं 13 की, तो 13 का क्या होगा, 13 गुणा 1, तो ये 13 इसका गुणज है, ना कि इसका कोई 2 गुणज होगा। ठीक है, तो बात समझने वाली ये है कि कोई भी देखो, या फिर ऐसे आप कहें 16, क्या 16 का गुणज 2 है, आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये भी लिख सकते हैं। तो यानी कि गुणज का मतलब क्या है कि अगर अपने उसको टुकड़े करें तो वह चीज़ भी उसके अंदर आना चाहिए, और टुकड़े करने का मतलब यह है कि उसके अंदर क्या जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यानी कि देखो मैं कहूं कि क्या 2 12 का गुणज है या गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी कि जो 12 है उसका ये 2 गुणनखंड है। तो देखो ये चीज आप कैसे देखोगे कि आप क्या करोगे, अगर 12 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि 12 में अगर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो फिर तो ये इसका गुणनखंड होगा, ये इसका गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि पूरे पूरे भाग पे डिपेंड करता है। यानी कि जो शेषफल है वो हमेशा शेषफल कितना आना चाहिए, 0। यानी कि अगर शेषफल 0 आया तो यानी कि वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। बात आई समझ में कि देखो किसी भी चीज का गुणनखंड वो होगा, यानी कि उसमें अगर पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि शेषफल 0 हो जाए, तो वो उसका गुणनखंड होगा। ये एक जैसे एक एग्जांपल वो ले लो कि मैं कहूं कि 26 है, क्या संख्या 3 26 का गुणनखंड है, क्या संख्या 3 26 का गुणनखंड है। तो आप क्या कहोगे कि सर देखो 26 से क्या किया, 3 को भाग जाता है क्या,
तो आपने देखा कि 6 तिया, देखो आप जब भी गुणनखंड निकालते हो तो उसको सीधा सा भाग दे दो। भाग देने पे आपका अगर शेषफल शून्य आएगा, शेषफल क्या आएगा? शून्य, तो फिर क्या होगा? वो गुणनखंड होगा। तो वही बात अपने यहाँ पे कर रहे हैं कि अब गुणनखंड देखना है, या तो आप उसके टुकड़े कर सकते हो 26 के, भी 2 गुणा 2 गुणा, वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या करो कि सीधे उसके टुकड़े कर दो। तो देखो 8 को 26 सॉरी अपने भाग दिया, देखो 8 तिया 24, क्या बचा? 2। ये क्या बच रहा है? 2 शेषफल बच रहे हैं। 2 शेषफल बच रहा है, तो यानी कि 3 है वो 26 का गुणनखंड नहीं है। क्या है? नहीं है। यानी कि शेषफल सीधी सी बात है, नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार के इसमें सवाल है। अब ये तो थे बिल्कुल आसान से, ठीक है, ये जो अपने अभी एग्जाम्पल देखे अपने ने वो बिल्कुल आसान से थे। तो अब मान लो अगर आपको मैं वैसे पहले अपने जैसे किए थे उसी प्रकार का ये सवाल है। अपने ने भाग दिए थे ना बीजीय व्यंजकों में, जिस प्रकार से भाग दिए थे, अपना नीचे शेषफल भी आ रहा था। मान लो किसी का आ रहा था x³ + 19 आ गया जैसे। तो अगर मान लो ये शेषफल है, यहाँ पे ये शेषफल ना आके क्या है? 0 0 आए, यानी कि उसमें क्या जाए? पूरा पूरा भाग, तो वो चीज़ उस चीज़ का एक गुणनखंड होगी। तो वो इस चीज़ का एक गुणनखंड होगी। समझे बात को? तो बस यही करना है इस प्रकार के सवालों में। तो देखते हैं, बिल्कुल आसान से कुछ नहीं है इन सवालों में। जैसे कि इसका पहला सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला सवाल देखते हैं। आपको दे रखा है gx बराबर x² + 3x + 1 कोमा में fx दे रखा है 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। ये आपका सवाल है। ये gx दे रखा है और ये fx दे रखा है। आपको fx में gx का भाग देना है। आपको क्या करना है? आपको सीधा सा fx में भाग देना है gx का। ये चीज़ करनी है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल आसान सा। क्या करना है? भाग किए थे अपने ने, वही बात यहाँ पे करेंगे। इसके अंदर आ जाएगा fx क्या है? 3x⁴ + 5x⁻³ - 7x⁻² + 2x + 2। और gx आपका दे रखा है x² + 3x + 1। ये आपका gx दे रखा है, ये आपका fx दे रखा है। बस करना क्या है? भाग देना है। अब ये आपको मैंने कल सिखाया था। क्या करते हैं? इसका पहला पद देखते हैं, इसका पहला पद देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। किसका गुणा कराएंगे? एक तो 3 का। देखा था ना? या आप इसको अगर आपको इस प्रकार से नहीं लग पाता है तो आप ना जो अंदर वाली चीज़ है वो तो हमेशा आपको पता है ऊपर रहती है। 3x⁴ बटा में जो पहला पद है इसका उसको नीचे ले आया करो, x⁻²। x⁻²। अब ये तो आपको काटना आता ही होगा कि x⁻² है, तो ये 4 कट के यहाँ पे कितनी बचेगी? 2। तो आप किसका कराओगे? 3x⁻² का। समझे? यानी कि यहाँ पे 3x⁻² आएगा। या आप वैसे देखो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको 3 का गुणा कराना है। यहाँ पे x⁻² है, यहाँ पे x⁻4 है, किसी कमी बची? x⁻² की। ये करवाया। ठीक है, क्योंकि अपने क्या करते हैं? पहले पद को पहले पद के जैसा बनाते हैं। तो बस रखो। अब देखो ये जो चीज़ आई है, फिर इसका सबके साथ गुणा। इसका पहले इसके साथ कराओ, तो 3 एकम 3 x4 अपने गुणा करा रहे हैं 3x⁻² का। 3x⁻² का। देखो 3x² है, इसका गुणा इसका क्या है? 3 एकम 3 x² x²x⁴। अब इसका गुणा इसके साथ, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 x² और x⁻³ अब इसका गुणा इसके साथ 3 एकम 3 x²।
बस ये करना है। ठीक है, समझ गए होंगे कि भाई 3x² कैसे लिया। या तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका पहला पद रखो बटा में इसका पहला पद रखो, उससे जो चीज़ आ जाए। या थोड़ा सा दिमाग अपने 10वीं क्लास में बिल्कुल आसान सी चीज़ है, कुछ नहीं। इसमें देखो 1 है, यहाँ पे 3 है तो 3 का रखा, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x4 है तो यहाँ पे x की स्क्वायर का। अब ये तो चीज़ अपने ने दिमाग से सोच के निकाली है। अब इस चीज़ का इस पूरे में गुणा करो, मतलब इससे जो सारे पद निकालो कि उसका पहले इसके साथ कराया तो ये आया, उसका फिर इसके साथ कराया तो ये चीज़ आई, फिर उसका इसके साथ कराया तो ये चीज़ आई। तो ये आपका पद आ गया। अब क्या करते हैं, लाइन खींची और क्या करते हैं, घटाने पर। क्या करते हैं, घटाने पर। और जैसे घटाने पे क्या निशान बदले, ये प्लस वाला माइनस का हो गया, ये प्लस वाला माइनस का और ये प्लस वाला माइनस का। ये किया क्यों, क्योंकि प्लस माइनस दोनों एक जैसे बन गए तो कट गए। अब ये वाला देखो, प्लस का 5 माइनस का, देखो x³ वाले है ना, ये चीज़ समझ देखा x³ वाले होना चाहिए। प्लस का 5 माइनस का 9, क्या बचेंगे, माइनस के 4x³ सही बात है ना, माइनस के 4x³ बचेंगे। अब ये देखो, माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 10x², क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस आ जाएगा, 7 और 3 10x²। और ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है। और यहाँ पे x³ आगे जो चीज़ बच गई वो लिख दो, 2x + 2 लिख दी। अब देखो दोनों तरीकों से, अब इसका और इसमें रिलेशन देखो, वही बात, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो एक तो अपने को चाहिए माइनस, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है तो एक तो चाहिए अपने को 4, यहाँ पे x² है यहाँ पे x³ है तो एक चाहिए अपने को x, सही है ना। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे मैंने भी बताया, क्या इस पहले वाले पद को बाहर रखो ऊपर, इसको रखो नीचे, x² से ये कट गया, घात आ गई 1 तो क्या बच गया, -4x, ये अपने गुणा करवाया है। तो बस इसी तरीके से कर लो। वैसे आसान ये होगा कि आप सीधा समझे, आप ये बार बार थोड़ा लिखोगे, बिल्कुल आसान से। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 तो इसलिए 4 लगाया, यहाँ पे x2 यहाँ पे x3 तो इसलिए x से गुणा कराया। तो बस आगे क्या करेंगे, अब ये जो चीज़ आई है ना, सिर्फ इस चीज़ का जो अभी भी निकला है उस चीज़ का इन सब में गुणा कराओगे। -4x का देखो इसमें गुणा कराया तो -4, देखो अपने इसका करवा रहे हैं तो -4 और x² का x³। अब इसका इसके साथ माइनस प्लस माइनस, 4 तिया 12, x और x² अब इसका गुणा इसके साथ माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4 और x, फिर से क्या लिखेंगे, घटाने पर। फिर से क्या होगा, निशान बदलेंगे, ये प्लस माइनस वाला प्लस का, माइनस वाला प्लस का, माइनस वाला प्लस का। अब क्या होगा, बस सीधे कटने वाले कट जाएंगे। देखो ये पहले वाला तो सिंपल सा दिख रहे हैं अपने को कटने वाले, ये माइनस का ये प्लस का एक जैसे कट गए। ये वाला देखो माइनस का 10 प्लस के 12 बचेंगे क्या, प्लस के 2x², क्या बचेंगे, अब प्लस आगे लिखने की जरूरत होती नहीं है। माइनस के 10 प्लस के 12, माइनस के 10 प्लस के 12 तो 12 वाली चीज़ बड़ी है तो इसलिए 2 आ गया। अब ये देखो प्लस के 2 प्लस के 4 कितने बचे, प्लस के 6x, आगे बचा क्या, सिर्फ 2, आगे बचा क्या, सिर्फ 2। देखो ये माइनस का ये प्लस का है तो इसलिए 2x², फिर इन दोनों में प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x और ये 2 आगे आ गया। अब देखो फिर से वही बात, अभी तक देखो ये बड़ा नहीं हो, जब तक ये बड़ा हो जाए ना, मान लो यहाँ पे x² आ गया, यहाँ पे x बचे स्टार्टिंग में, तो अपने छोड़ देंगे। अब देखो इसका गुणा करोगे फिर से इसके साथ। अब देखो याद सीधा दिमाग, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है तो किसका गुणा, 2 का। यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है तो उसकी जरूरत है नहीं, तो सीधा 2 का गुणा करा दो। या फिर आपको बताया था मैंने क्या कि 2x² है, बटा में इसके पहले वाले पद को रखो, x² से x² कट गया, क्या आ गया, 2, तो वही 2 का अपने गुणा कराएंगे। और प्लस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, अगर निशान बदले हुए हों तो अलग चीज़ गुणा कराते हैं। तो देखो क्या कराएंगे, अब फिर जो 2 है इसका सबके साथ गुणा, 2 का सबके साथ गुणा, पहले 2 का इसके साथ कराओ तो क्या आएगा,
2x स्क्वायर, फिर इस 2 का 3 गुणा 6 और x है ना, 2 एकम 2 प्लस में 2 प्लस में 2, फिर से वही बात, क्या आएगा घटाने पर, प्लस वाली चीज़ माइनस की, प्लस वाली चीज़ माइनस की, प्लस वाली चीज़ माइनस की, ये दोनों कट गए क्यों, प्लस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस सेम कट गए, प्लस माइनस सेम कट गए, क्या आया शेषफल 0, शेषफल क्या आ गया 0, तो शेषफल 0 आ गया, यानी कि ये जो चीज़ है gx, शेषफल 0 का अर्थात ये जो चीज़ gx है ये इस fx का क्या है, एक गुणनखंड है, ये इस x का क्या एक गुणनखंड है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा कि ये गुणनखंड है। ये अपना सवाल था, समझे कि नहीं, बिल्कुल आसान सा, शेषफल देखना है कि शेषफल 0 आ गया तो सवाल हो गया, ठीक है। तो बस ये सवाल था, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख लीजिए। आगे चलते हैं। देखो धीरे धीरे चलेंगे, आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे से पूरा होगा, आपका बस ये है ना कि आप बस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी मैथ इतनी अच्छी हो जाएगी कि 10th में 100 में से 100, बस आपकी प्रैक्टिस पर है, ठीक है। चाहे कोई भी टीचर करवा दे, कोई कितना अच्छा भी नहीं करवा सकता जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते मैथ में, ठीक है। तो मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो खुद सवाल कीजिए तभी हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका देखो दूसरा सवाल है, उसमें ज़्यादा कोई मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जो दूसरा सवाल है उसमें आपको दे रखा है t³ - 3, ये दे रखा है आपको gx, और fx भी आपको दे रखा है, वो भी t की फॉर्म में दे रखा है, मतलब t के अंदर ही, जैसे कि दे रखा है 2t⁴ ये देखा है आपको, ठीक है। तो अब अगर आप थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन मत होना, बस कुछ नहीं है, x की जगह t दे रखा है, वैसे ही करना है, इसको अंदर रखना, इसको बाहर रखना, शेषफल देखना, अगर शेषफल क्या आए, शेषफल बराबर 0 आए, 0 आए ना, तो क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, अगर नहीं आए, अगर ये चीज़ नहीं आती तो इसका गुणनखंड भी नहीं होगा, ठीक है। बस इतना सा काम करना है अपने ने। और इसमें देखो जो दूसरा सवाल है उसमें सिर्फ 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट कुछ नहीं, बिल्कुल आसान से भागित करना है ना, भाग तो आपको आता ही है ये वाला ना, अब तो सीख गए होगे, नहीं सीख के तो बता देना और करवा देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये दूसरा सवाल हो गया, अब बढ़ते अपने तीसरे सवाल की तरफ, ठीक है। तीसरा सवाल थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, तो थोड़ा आराम से समझिएगा। आज मैं आपको तीसरे सवाल का सिर्फ 1 पॉइंट का थोड़ी सी बताऊंगा, बाकी मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि आपके लिए फिर ज़्यादा लोड हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, बाकी काम आप थोड़ा खुद करना। देखो जो तीसरा सवाल है, जो तीसरा सवाल है वो कह रहा है निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है।
निम्न बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं तो सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको चीज़ बताई थी शून्यक क्या होते हैं, उसका अगर उस सवाल में मान रखो तो वो चीज़ें क्या आ जानी चाहिए, जीरो। क्या आ जानी चाहिए, जीरो। अब जैसे देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि शून्यक ही बराबर क्या होता है, शून्यक क्या होता है, एक्स का जो मान आया है, एक्स का जो मान आया है वही क्या होता है, शून्यक। और एक चीज़ बताई थी मैंने आपको कि मान लो ये चीज़ दे रखी आपको एक्स की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, ये वाली चीज़ दे रखी है। तो इसके बताओ शून्य कितने होंगे। आप कहोगे सर x की अधिकतम घात 2, तो इसके शून्यक भी कितने, 2। x की घात 2 तो शून्यक भी कितने, 2। अगर ये चीज़ आपको एक ऐसे दे रखी हो कि x की घात 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 7x की स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये वाली चीज़ दे रखी है, तो बताओ इसमें शून्य कितने होंगे। आप कहोगे सर x की अधिकतम घात 4, तो इसके शून्यक भी कितने, 4, शून्यक भी कितने, 4। ठीक है, तो इसी प्रकार के अब देखो ये सवाल है, इसमें भी आपको भाग देख के निकालना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि देखो शून्यक होता है वो हमेशा गुणनखंड होता है, यानी कि देखो आपको जैसे कि मैं एक सवाल बताता हूँ, थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। जैसे अपने ने सवाल किया था एक, उसी को लेके चल लेते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। क्या था वो, ये था ये वाला सवाल किया था, अपने ने इसके गुणनखंड किए थे और अपने इसके गुणनखंड निकले थे। एक तो निकला था x प्लस 2 x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, और यहीं से अपने निकाला था क्या कि x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2 और x बराबर प्लस का 4। तो बताओ ये -2 -4 है क्या, ये है क्या, ये आप कहोगे सर शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तो ये भी शून्यक है, ये भी शून्यक है। अब बात तो अगर आपको शून्यक से उस चीज़ से वापस जाना हो तो आप क्या करोगे, उसको बराबर रख दो। यानी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि किसी भी चीज़ का एक शून्यक है ना, वो है -8, शून्यक क्या है, -8, तो मैं आपको कहूँगा कि गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहोगे सर x का मान कितना है, -8। इस -8 को इधर ले आओ तो x प्लस 8 बराबर 0, तो ये x प्लस 8 क्या होगा, गुणनखंड होगा। देखो यहाँ से देखो, यहाँ तक अपने जो करते हैं इसको करवाया था ना मैंने पूरा, देखो यहाँ तक अपने करते हैं, इसको करते क्या, गुणनखंड करते हैं, टुकड़ों में बांटना। गुणनखंड का मतलब उसको टुकड़ों में बांटना, यानी कि उसके छोटे टुकड़े बनाना। तो ये अपने दोस्त के 2 टुकड़े बना दिए और 2 टुकड़ों को 0 पर रख दिया। अब ये जो 2 टुकड़े बने हैं इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अब इस गुणनखंड तक पहुंचना है आपको इससे तो आपको पता है, इसको 0 बराबर रखो, यहाँ से ये चीज़ आ गई, वही बात यहाँ पे करनी है, बराबर है, इसको इधर लेके आए, ये 0 बराबर हो गया। यानी कि जो ये x प्लस 8 है ये गुणनखंड होगा। यानी कि यहाँ पे देखो कि ये x प्लस 2 है, ये इसका गुणनखंड होगा, ये x प्लस 4 है, ये भी इसका एक गुणनखंड होगा। तो ये भी इसका गुणनखंड है, ये भी इसका गुणनखंड है। अब गुणनखंड का मतलब देखो, गुणनखंड है, अभी मैंने बताया था अगर किसी चीज़ का कोई गुणनखंड है तो उसका शेषफल क्या आता है, शून्य। शेषफल क्या आता है, शून्य। पढ़ाते ना अपने नबी कि अगर मान लो इसका गुणनखंड x प्लस 2 है तो मतलब इस x प्लस 2 में इसका भाग देने में इसका क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। देखो जैसे अपने करके देखते हैं कि अगर इसमें मैं भाग दूं तो x प्लस 2 का शून्य आना चाहिए। कैसे, x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 और अपना क्या है, x प्लस 2। इसको इसके जैसे बनाओ, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की स्क्वायर है, किसका गुणा कराया, x का, तो क्या आएगा, x की स्क्वायर। अब इसका गुणा दोनों साथ करेंगे ना, x का x की स्क्वायर, इसका इसके साथ 2x, इसका इसके साथ 2x, क्या आएगा, घटाने पर ये प्लस वाला माइनस का, ये माइनस का, ये दोनों कट गए। ये देखो माइनस का 2x माइनस का 2x, क्या बचा, माइनस का 4x प्लस का 8। अब देखो x यहाँ पे है तो वो तो कराना नहीं, प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे किसका कराया, 4 का। ठीक है, ये तो पढ़ा ही हुआ अपने। देखो अब इसका गुणा दोनों के साथ कराओ, माइनस का 4x फिर -4 के साथ माइनस प्लस माइनस, 4 दूना 8, क्या आएगा,
घटाने पर क्या आएगा, घटाने पर। सॉरी मेरी मिस्टेक, यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। थोड़ी सी हो गई, छोटी मोटी चलती रहती है ना, इंसान हूँ यार मैं भी। तो यहाँ पे -8 आएगा, घटाने पे किया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या आएगा, 0। अब ये 0 आया है, इसका मतलब है कि ये इसका गुणनखंड है। और अपने निकाल के भी देखा था कि ये इसका क्या है, गुणनखंड है, इनको इसको टुकड़ों में बांट सकते हैं, यानी कि ये भी आता है और इस चीज़ से ये भी आता है। तो अब गुणनखंड ये तो निकल गया, सही बात है। अब यही सवाल अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, जैसे आपकी बुक में है ये वाला सवाल देखो, जो आपको व्यू पर लिखा हुआ है, तीसरा सवाल, इसका पहला पॉइंट है अरे मैं आपको एक छोटी सी बताना भूल गया, सॉरी। जैसे अभी अपने ने किया था x + 2 x² -2x -8, पहले x का x² प्लस 2x माइनस कट गया -4x -8 -4 -4x -8 0। भाई देखो, अब ये तो आपको अभी बताया था ना, वो कुछ नहीं, बस वही चीज़ लिखी है। ये देखो, ये तो इसका गुणनखंड है, ये क्या है, गुणनखंड है। और ये जो चीज़ है ये क्या है, जिसके टुकड़े कर रहे हैं। अब इसका टुकड़ा एक तो ये निकला है और एक टुकड़ा इसका ये वाला निकला है। जैसे देखो, आपको मैं आसान से तरीके से बताऊँ कि मैं अगर भाग करूँ किसको, मैं कर रहा हूँ 11 को भाग कर रहा हूँ 3 से, 11 को भाग कर रहा हूँ 3 से। देखो सॉरी ये तो प्रॉपर जाएगा नहीं ना, 6 से देखो, ये आसान समझ में आएगा। देखो 6 से करते हैं, ठीक है। देखो 3 गुणा 6, ये तो बिल्कुल आसान से, कुछ नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो ये जो 6 है, यहाँ पे देखो ये 0 आ रहा है ना, ये 0 की बात है। देखो जो 6 है, आपको पता है इसके टुकड़े क्या कर सकते हो सर, आप कहोगे 3 गुणा 2 कर सकता हूँ मैं, कर सकते ना, 3 गुणा 2, यानी कि ये दोनों क्या इसके गुणनखंड, यानी एक गुणनखंड तो ये 3 है और एक गुणनखंड क्या है, 2 है। एक गुणनखंड क्या 3 है, एक गुणनखंड क्या है, 2 है। तो देखो समझने वाली बात ये है कि आप जो मेन चीज़ है, यानी कि जब आपको व्यंजक दीर्घ है, आपको उसका एक गुणनखंड पता है, आपको उसका एक गुणनखंड पता है, तो अगर आप उसमें भाग दोगे ना तो आपको उसका दूसरा गुणनखंड भी मिल जाएगा। अगर वो उसका एक पहला गुणनखंड है तो आप भाग दोगे तो उसका दूसरा गुणनखंड भी आपको मिल जाएगा। अब दूसरा गुणनखंड मिल गया तो बस सवाल हो गया, है कि नहीं। अब देखो, आपको कोई बात नहीं, सवाल कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ये बस मैं पहले बता रहा हूँ, थोड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे तीसरे का पहला दे रखा है आपको fx बराबर 2x⁴ माइनस 3x⁻3 माइनस 3x⁻2 प्लस 6x -2, ये दे रखा है। और इसका आपको गुणनखंड दे रखा है, मतलब सॉरी शून्यक दे रखा है, कह रहे ना बहुपद उनके शून्यक दिए गए हैं। इसका शून्यक आपको दे रखा है √2, आई थिंक √2 दे रखा है, सॉरी -√2, हाँ -√2 दे रखा है। ये आपको इसका क्या देखा है, शून्यक दे रखा है। तो एक बात, तो आपको -√2 दे रखा है, तो आप इसको ये कह सकते हो ना कि सर x का मान क्या है, -√2। आप ये कह सकते हो कि सर आप इसको x² बराबर क्या लिख सकते हो। अगर रूट में आ जाए ना तो आपके लिए आसान तो ये होगा कि आपको उसको स्क्वायर की फॉर्म में बना लो, मतलब आसानी से हो जाएगा। या फिर आप इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हो ना कि x प्लस में √2 बराबर 0, यानी कि ये जो है कि इसका टुकड़ा होगा, यानी कि इसका गुणनखंड होगा x प्लस √2। बट इससे आसान तो क्या होगा कि अपने से क्या करें, स्क्वायर कर दे। इसकी स्क्वायर करो, ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस का, √2 की स्क्वायर कहती है 2, इसको दे ले क्या हो, x² - 2 बराबर 0, यानी कि ये अब इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ये इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा।
तो आप इसको इस प्रकार से करोगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब रूट वाली हो तो उसको आसान करना सिंपल रहता है। अब ये इसका एक गुणनखंड है, ठीक है, यानी कि इसका एक गुणनखंड कौन है, एक्स की स्क्वायर माइनस 2। ये एक्स की स्क्वायर माइनस 2 कैसे है पता चल गया ना भाई। देखो एक्स बराबर, क्योंकि अगर एक उसका शून्यक रूट दो माइनस रूट 2 दीर्घ है तो यानी कि एक्स है वो एक्स का मान ही तो शून्यक होता है, तो एक्स बराबर ही तो माइनस रूट 2 होगा। एक्स की स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे माइनस की स्क्वायर, तो आपको पता है माइनस की स्क्वायर तो प्लस हो जाती है, रूट 2 की स्क्वायर क्या होती है 2, तो एक्स की स्क्वायर बराबर 2 आ गया। इस 2 को इधर ले गए तो एक्स की स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या आ गया 0, ठीक है, क्या आ गया 0। बस यही करना था। अब ध्यान से देखो, ये आपको इसका शून्य मिल गया एक्स की स्क्वायर माइनस 2। अब कह रहा है कि इसके बाकी सारे शून्य निकालो। अब बताओ, पहले बताओ इसके शून्य निकले कितने। आपको कि सर ऐसी घात अधिकतम 4, तो इसके शून्य भी कितने 4। एक शून्य का आपको दे रखा है, अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। और शून्य निकलते किससे हैं, एक बात तो, शून्य निकलते किससे हैं, शून्य निकलते हैं गुणनखंड से। जैसे अपने ने अभी किया था, क्या थे कि एक तो उसका था x प्लस 2, एक था x माइनस 4। इन जितने भी गुणनखंड निकले उन सभी गुणनखंडों को किसके बराबर रख दो 0 के। शून्य के निकालने से क्या तरीका है कि जितने भी गुणनखंड निकले उन सभी को 0 बराबर रखो। तो अपने इसको भी एक बार 0 बराबर रखेंगे, एक बार इसको भी 0 बराबर रखेंगे, ठीक है। तो यहां से x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, यहां से x बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि शून्य निकल जाएंगे। शून्य निकलेंगे कैसे, गुणनखंड जितने भी हैं उन सबको 0 बराबर रख दो, सीधी सी बात है ना। यहां से क्या आ जाएगा अपना शून्य का आ जाएगा, सॉरी गुणनखंड, हाँ शून्य निकालने हैं। अब अपने को शून्य के निकालने हैं तो अपने क्या करते हैं, इसे गुणनखंड कर लेते हैं। इसी का कर लेते हैं गुणनखंड। एक गुणनखंड आपको पता है ये पड़ा है ना। और अभी मैंने क्या बताया था कि जो भाग है अपने भाग देते हैं, अगर उसका गुणनखंड एक गुणनखंड नंबर 1 यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे मान लो f(x) यानी कि फंक्शन दे रखा है, तो इसका एक गुणनखंड, इसका जो दूसरा गुणनखंड है वो इधर वाली साइड आ जाएगा, है ना। और जो शेषफल है वो क्या आएगा 0। जो भी किए थे अपने ने, यहाँ पे क्या था अपना x प्लस 2 था और यहाँ पे x माइनस 4 आ गया था, इसका दूसरा गुणनखंड इधर आ गया था। तो यानी कि अगर मैं इस पहला गुणनखंड आपको दे रखा है, अगर मैं इसमें भाग दूं तो यहाँ पे इसका दूसरा गुणनखंड आ जाएगा, है कि नहीं, दूसरा गुणनखंड भी आ जाएगा। दूसरा गुणनखंड आ जाएगा तो अपने इसको कर लेंगे बिल्कुल आसान सा, मतलब इसको तो 0 बराबर रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अपने मान है ये जो गुणनखंड आएगा इसको अपने किसके बराबर रख लेंगे 0 के बराबर, और अपना सवाल हो जाएगा। एक बार बस ये समरी बताई है मैंने आपको तीसरे सवाल की, बाकी कल अपने अच्छे से करेंगे, कल अपने अच्छे से इस सवाल को कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपने बाकी क्या करेंगे तीसरे सवाल कल करेंगे। और आपके लिए काम दे देता हूँ मैं, होमवर्क क्या करना है आपको, कि जो कल तो मैंने बताया था वो आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने करवा दिया, सेकंड और थर्ड ये दोनों आपको करने हैं, ये दोनों आपको खुद करने हैं, हो जाएंगे बिल्कुल आसान से है, कुछ नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान से है, सेकंड और थर्ड आपको करने हैं, और बाकी थर्ड क्वेश्चन तो कल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइव वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। अपने सभी सहपाठियों और सबसे चैनल को जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिएगा, और कोरोना से बचाव के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।